हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबका जो है पेपर की अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन लेकर आ चुके हैं। और हमारा जो है पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूँ कि जो पहला जो चैप्टर है आप सबका विलयन, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। और जो है इस चैप्टर से आप सबका पूरे का पूरा 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो आप सब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं आप सबको बता दूंगा। तो ये हमारा वन शॉट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला है कि प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। तो ऐसा कारक जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा अथवा रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र होता है कैपिटल R बराबर E इंटू एल ए होता है। और नीचे आ जाते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक आप सबको याद होना चाहिए। इसका मात्रक ओम होता है और ओम को इससे प्रदर्शित करते हैं। और जो आप सबका क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में वो कुछ इस प्रकार से आता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैंने लिखा है। तो हमारा इस तरह से पहले आप सबसे पूछ लेगा कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, या करके ऐसा पूछ लेगा कि प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आप सबको आंसर लिखना होगा कि किसी तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है। पहला क्या है कि किसी तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है, और अगर लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध में भी कमी हो जाएगी। और दूसरा हमारा है कि अगर आप तार का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर आप प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। मतलब अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर आप प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो आपका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि चालकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है, उसे ही चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र होता है C बराबर 1/R होता है। और इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक इम्पोर्टेंट है, जो कि आप सबसे बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है। इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। या तो आप इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं, ओम इनवर्स से, या तो आप इस तरह से आपसे पूछ सकता है कि मोहो, या आप साइमन से इसका मात्रक होता है। तो इसका मात्रक मेन यही है, इसे आप सब याद रखना। मोहो और यहाँ पर ओम इनवर्स, देखो ओम इनवर्स याद रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा तीसरा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व मात्रक लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व मात्रक लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रो इस तरह से बनता है आप सबका। और अभी आपको मैंने यहाँ पर ऊपर में बताया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम सबका जो है, ये हमारा रो है, ये हमारा रो था, मैंने ई बता दिया था। तो रो इंटू यल अपान ए है। ठीक है, यहाँ पर आर बराबर जो प्रतिरोध का जो है सूत्र है, प्रतिरोध का जो है सूत्र है, रो इंटू एल अपान ए होता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ कांट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये 9E की तरह होता है और इसका सूत्र रो बराबर RA अपान L होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है P बराबर ओम मीटर इनवर्स या ओम सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन हमारा चौथा है कि विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व एक ही में रहेगा, चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। केक के आकार का होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर थोड़ा गोला होता है, यहाँ पर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या तो आप इसे मोहो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स से प्रदर्शित जो है इसका मात्रक होता है। और इसका जो है मेन जो है मात्रक वो यही है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा इसका मात्रक, तो आप सब यही लिखना कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स विशिष्ट चालकत्व की जो है मात्रक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि सेल स्थिरांक की परिभाषा व इकाई लिखिए। सेल स्थिरांक की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर चित्र भी बना दिया गया है। जैसा कि हमारा यहाँ पर एक पात्र है, ये हमारा एक पात्र है, यहाँ पर हमारा एक पात्र है। और यहाँ पर जो है दो, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा जो है दो छड़ है, दो छड़ है। एक हमारा एनोड है जिस पे प्लस चार्ज होता है, और एक हमारा जो है कैथोड है जिस पे माइनस चार्ज होता है। इसमें जो है विलयन घोल दिया गया है, इसमें विलयन घोल दिया गया है। और इसका भी एक परिभाषा बन जाएगा। किस प्रकार से, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो परिभाषा है कि सेल स्थिरांक की परिभाषा व इकाई लिखें। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसके बीच की दूरी जो है L है हमारा। ठीक है, ये जो दोनों छड़ है इसके बीच की दूरी हमारा L है, इस चित्र में दिखाया गया है आप सबको। तो इसका जो हमारा सूत्र हो जाता है वो हो जाता है कि x बराबर L अपान A हो जाता है। तो अगर इसका हम मात्रक निकालना चाहें, सेल स्थिरांक का अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो m अपान m स्क्वायर करेंगे। अगर मीटर में निकालना होगा तो मीटर स्क्वायर से जो है भाग कर देंगे, तो हमारा मीटर इनवर्स आ जाएगा। अगर हमारा सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर से भाग कर देते हैं, तो हमारा
सेंटीमीटर इनवर्स आ जाता है। ध्यान रखना, अगर जो है बहुविकल्पीय में पूछा जाए आप सबसे, तो आप सब इन दोनों को ध्यान रखना, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, जो कि हमारा है सेल स्थिरांक का मात्रक है। क्वेश्चन हमारा 6वां है। क्वेश्चन 6वां है, ये इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। क्वेश्चन 6वां है कि मोलर चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। मोलर चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एक मोल विद्युत अपघटन वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। एक मोल विद्युत अपघटन वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इसका चित्र बनाया गया है और चित्र के अनुसार चलिए इसका एक परिभाषा देख लेते हैं। तो चलिए चित्र के अनुसार पहले एक परिभाषा हम सब पढ़ लेते हैं। चित्र के अनुसार, इस चित्र के अनुसार हम एक परिभाषा देख लेते हैं। आपको याद नहीं करना पड़ेगा अगर आप चित्र को समझ लेते हैं। तो एक मीटर प्रतिच्छेद क्षेत्रफल वाले तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्लेटों वाले विलयन में 1 मोल सांद्रता वाला कोई पदार्थ घोल देने पर विलयन की चालकता जो होती है उसी को मोलर चालकता कहते हैं। उसी को मोलर चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा चित्र में दिखाया गया है कि जो हमारा ये एक पात्र है, इसमें कोई 2 छड़ जो है घोल दिया गया है। तो एक तो हमारा यहाँ पर कैथोड है जिसमें माइनस चार्ज रहता है, और दूसरा जो है एनोड है जिस पे प्लस चार्ज रहता है। तो हमारा जो है प्रतिच्छेद 1 मीटर प्रतिच्छेद या 1 सेंटीमीटर प्रतिच्छेद आप कह सकते हो। तो एक मीटर प्रतिच्छेद तथा 1 सेंटीमीटर दूरी पर, 1 सेंटीमीटर ये जो दूरी है 1 सेंटीमीटर है दोनों छड़ की। एक मीटर प्रतिच्छेद तथा 1 सेंटीमीटर दूरी पर जो प्लेटों वाले विलयन में रखा गया जो छड़ है 1 मोल सांद्रता वाले विलयन पर जो है घोला गया है। और जो विलयन है घोल देने पर जो है विलयन की जो चालकता होती है उसी को मोलर चालकता कहते हैं। 1 मीटर प्रतिच्छेद क्षेत्रफल वाले तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्लेटों वाले विलयन में 1 मोल सांद्रता वाले कोई पदार्थ घोल देने पर विलयन की जो चालकता होती है उसी को मोलर चालकता कहते हैं। हमारा यहाँ पर जो है कोई पदार्थ इसमें घोल दिया गया है। इन दोनों जो हमारा छड़ है इससे इसकी कुछ दूरी है जिसे 1 सेंटीमीटर मान लिया है, और इसका जो प्रतिच्छेद है वो हमारा 1 मीटर है, और इसमें जो घोला गया है वो सांद्र हमारा है। ठीक है, तो हमारा जो है 1 मोल है जो इसमें घोला गया है, और इसका जो प्रतिच्छेद है ये प्रतिच्छेद 1 मीटर स्क्वायर है, और इसकी यहाँ पर जो दूरी होती है दोनों छड़ की वो 1 सेंटीमीटर है। तो परिभाषा से अगर आप जो चित्र से अगर आप सबको समझ में आ गया हो परिभाषा तो अच्छा है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से आप याद कर सकते हो कि मोलर चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो 1 मोल विद्युत अपघटन वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। बहुत छोटा है कि 1 मोल विद्युत
एक मोल विद्युत अपघटन वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र और इसका जो है मात्रक क्या होता है। इसका सूत्र होता है लैम्डा m बराबर k इंटू 1000 बटे m होता है। तो डेल्टा m हमारा जो है मोलर चालकता है और k है जो कप्पा वो हमारा विशिष्ट चालकत्व है और m क्या है, m हमारा मोलरता है। और इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक जो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। उसी तरह से आपका एस से प्रदर्शित करते हैं साइमन को, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स प्रति मोल, या मोहो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। क्वेश्चन हमारा 7वां है कि तुल्यांकी चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तुल्यांकी चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए। तो 1 ग्राम तुल्यांकी विद्युत अपघटन वाले विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं। और यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। तो ये भी समझ लो कि अगर 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तथा 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के विलयन में अगर 1 ग्राम तुल्यांकी का कोई विद्युत अपघटन घोल दिया जाए तो इस विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा EQ से दर्शाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो है हमारा कोई दो छड़ यहाँ पर इस विलयन में घोल दिया गया है और जो ये हमारा छड़ है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके बीच की दूरी जो है, इन दोनों बीच की दूरी जो है वो 1 सेमी है और जो हमारा इसमें घोला गया है, ठीक है, घोला गया जो इसमें हमारा 1 ग्राम तुल्यांक है। तो इसी को क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है जो कि आपसे न्यूमेरिकल में आएगा लगाने के लिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे n हो जाएगा। तो हमारा लैम्डा EQ जो है ये तुल्यांकी चालकता है और जो K है कप्पा जो हमारा है विशिष्ट चालकत्व है और हमारा जो n है नॉर्मलता है जो कि सांद्रता को बताता है। और इसका मात्रक क्या होता है, तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होता है, तुल्यांकी चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक। इसे इसी तरह से आप सब देख लो, मेन इम्पोर्टेंट यही रहेगा और इसे भी आप सब देख लेना कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति EQ या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जाता है, 3 से 4 नंबर का आता है पेपर में। तो क्वेश्चन हमारा 8वां है कि कोलराउस का नियम लिखिए तथा इसका अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलराउस के नियम के अनुसार
अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटन की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। या आप ऐसे इसे समझ सकते हो कि लेम्डा इनफाइनाइट एम NaCl, ठीक है, NaCl यहाँ पर जो है योग के बराबर होता है। इसी परिभाषा पे ये लिखा गया है, ठीक है। कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघटन की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यहाँ पर Na जो हमारा है, Na हमारा है, ये हमारा प्लस में है, और जो हमारा Cl है वो हमारा माइनस में है। और जो इनका योग है, ये मोलर चालकताओं, ये जो धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं की योग के बराबर होता है, जिसे हम लेम्डा इनफाइनाइट एम NaCl इक्वल लेम्डा इनफाइनाइट एम Na प्लस लेम्डा इनफाइनाइट Cl लिखे हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक लिख सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो आप इसे काट के यहाँ पर HCl लिख देंगे। यहाँ पर आपका H जो है प्लस में हो जाएगा और जो Cl आपका है ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका पूरा ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पर आपका H प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर जो है Cl इसी तरह से रहेगा, क्योंकि Cl आपको लिखना है Cl माइनस, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। और जो इसका अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग क्या है, कोलराउस का अनुप्रयोग क्या है, तो कोलराउस अनुप्रयोग के नियम के अनुप्रयोग जो है कि नियोजन की कोटि ज्ञात करने में, कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। आप सबको एक बार क्या करना है, जितना भी मैं आप सबको बता रहा हूँ आप सब इसे एक नोट कर लेना रफ में, और दोबारा से आप सब पढ़ना, आप सबको जो है समझ में आ जाएगा। दोबारा से तिबारा से अगर आपको लिखना नहीं है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और 1 से 2 बार देख लेंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा। वियोजन की कोटि जो है हमारा, वियोजन की कोटि बराबर होता है कि किसी सांद्रता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता बटे अनंत तनुता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता। और जो है वियोजन की कोटि को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है, अल्फा बराबर जो है वियोजन की कोटि को अल्फा से दर्शाते हैं, और इसका हमारा सूत्र हो जाएगा कि अल्फा बराबर लेम्डा के पावर C m अपान लेम्डा इनफाइनाइट m हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां हो जाएगा कि फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए। तो फैराडे का जो है 2 नियम होता है। फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम होता है। प्रथम नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के
परिमाण के समानुपाती होता है। और जो हमारा विद्युत अपघटन है, जो हमारा ये विद्युत अपघटन है, ये क्या है, ये क्या होता है? तो ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में धारा बह सके उसे जो है, जैसे आप सब देख सकते हो कि KCl, NaCl, HCl, H2SO4 विद्युत अपघटन इनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो यह आयनों में टूट जाते हैं। इसी घटना को अपघटन कहते हैं। इसका सूत्र जो होता है W = ZIT होता है। और द्वितीय नियम क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की मात्रा विभिन्न अपघट्यों में प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकीय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। और इसका जो सूत्र होता है ये होता है W1/W2 = E1/E2 होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सबका क्वेश्चन हो जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। और ये भैया हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बदल सकता है और कई तरीके अन्य तरीकों से इसे पूछ सकता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में जो संबंध लिखिए, आप सबको संबंध भी लिखना है। तो जब किसी धातु की ऋण को 25 सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसी को धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। जब किसी धातु की छड़ को 25 सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, ये हमारा मिसप्रिंट हो गया है। जब किसी धातु की छड़ को 25 सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तथा जो ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र में आप सब देख सकते हो कि हमारा जो है यहाँ पर इस विलयन में 2 छड़ डुबो दिया गया है और यहाँ पर हमारा जिंक है और जिंक सल्फेट में इसे हम सब डुबो दिया है। ये हमारा जिंक सल्फेट है और ये हमारा जो छड़ है, ये दोनों छड़ जो है वो जिंक है। ठीक है, कोई भी धातु ले सकते हैं आप। तो हमारा जो है 25 सेल्सियस ताप पर तथा 1 वायुमंडलीय दाब, जिसे हम कह सकते हैं कि 1 ATM कह सकते हैं। 1 वायुमंडलीय दाब 25 सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को 25 सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में जब डुबोते हैं तो उसके बीच जो है विभव उत्पन्न होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और हमारा यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध क्या होता है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है जो कि है E = E0 - 2.303 RT/NF log base 10 1/m⁴n+ होता है। और हमारा क्वेश्चन 11 है कि विद्युत रसायन श्रेणी किसे कहते हैं? विद्युत रसायन श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए।
तो धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रसायन श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि पेपर में आप सबको पूछा जाएगा, ठीक है। सक्रियता श्रेणी के ऊपर आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हो एक क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन है, यह आप सबको पेपर में देखने को मिलेगा कि क्या होता है, क्या कारण है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर उस पर कॉपर चढ़ जाता है। Fe प्लस CuSO4 इक्वल FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। क्या कारण है, क्या कारण है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में के विलयन में जब हम डुबोते हैं तो उस पर कॉपर क्यों चढ़ जाता है? तो क्योंकि विद्युत रसायन श्रेणी में Cu जो है लोहा आपका है, Fe लोहा कॉपर के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। अगर आप सक्रियता श्रेणी देखेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो आपका Fe है, जो आपका Fe है वो आपका नीचे Cu है, ठीक है। Cu मतलब जब आपका ऊपर रहेगा वो अधिक सक्रिय होगा, अधिक क्रियाशील होगा, इसीलिए आपका जो है लोहा जो है कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबोया जाता है तो कॉपर जो है उसके ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या है आंसर, आप देखिए कि क्योंकि विद्युत रसायन श्रेणी में Fe जो है Cu कॉपर के ऊपर स्थित होता है और यह अधिक प्रबल होता है, इसके विलयन से विस्थापित इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये ऊपर होता है, अधिक क्रियाशील होता है। और जो है विद्युत रसायन श्रेणी के लक्षण क्या है? तो पहला हमारा है कि किसी धातु हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल अपचायक है, उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है। दूसरा क्या है, जो धातु हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक है उन्हें हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है। जो हमारा जो धातु हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक है उन्हें हाइड्रोजन के नीचे रख दिया गया है, जो कि सक्रियता श्रेणी में आप सब देख सकते हैं। और तीसरा है कि इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0 वोल्ट होता है। और चौथा हमारा है कि इस श्रेणी में प्रबल धातु दुर्बल धातु को उनके विलयन में विस्थापित कर देते हैं। और यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन अब की बार पेपर में पूछा गया था 2024 में पूछा गया है, जो कि ये नया क्वेश्चन आया है। तो इसे आप सब एक बार जरूर देख लें कि ईंधन सेल क्या है, इसके लाभ लिखिए। ईंधन सेल क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो ऐसा सेल जिसमें दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है उसे ईंधन सेल कहते हैं। इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें ईंधन की आपूर्ति लगातार की जा सके, जिससे विद्युत धारा निरंतर प्राप्त होती रहती है। अतः इन सेलों में ईंधन को सेल के अंदर नहीं रखा गया, बल्कि बाह्य स्रोतों की सहायता से ईंधन की आपूर्ति की जाती है। ईंधन के लाभ क्या है? तो पहला है कि इनमें ईंधन के सतत आपूर्ति होने के कारण यह सेल कभी मृत नहीं होते। दूसरा क्या है कि इनकी कार्य क्षमता अन्य ऊर्जा संयंत्र की अपेक्षा
अधिक होती है। नेल्सन्ट समीकरण किसे कहते हैं? नेल्सन्ट समीकरण किसे कहते हैं? यह भी पेपर में आता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच संबंध को बताने वाले समीकरण को, इलेक्ट्रॉन विभव तथा विलयन के सांद्रण के बीच जो संबंध बताता है, उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? नेल्सन्ट समीकरण कहते हैं। नेल्सन्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोड के विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु आयन की सांद्रता के बीच निम्नलिखित संबंध है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि E = E0 - 2.303 RT/N F log 10⁻⁴ या आप इसे भी ऐसे लिख सकती हो कि E = E0 - 0.0591/N log 10⁻⁴ जो कि हमारा यहाँ पर E क्या है? हमारा E जो है वो इलेक्ट्रोड विभव है, और E0 क्या है? E0 हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और R क्या है? गैस नियतांक को दर्शाता है, और T क्या है? हमारा परमताप है, और N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और हमारा जो यहाँ पर बचता है F क्या है? तो F जो है फैराडे नियतांक है, और N+ क्या है? तो धातु आयन की सांद्रता है। और हमारा ये लगभग से लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 13 जो है कि सीसा संचायक बैटरी किसे कहते हैं? इसकी कार्य विधि समझाइए। ये तो सबको पता है, बस इसे एक बार पढ़ने का ज़रूरत है। सीसा संचायक बैटरी किसे कहते हैं? इसकी कार्य विधियाँ समझाइए। तो सीसा संचायक का प्रयोग वाहन, इन्वर्टर, सोलर सेल आदि में किया जाता है। इसमें कई सारे सीसा संचायक सेल श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं। सीसा संचायक सेल में एनोड का कार्य करती है तथा लेड ऑक्साइड जो है कैथोड के रूप में प्रयुक्त की जाती है। 38% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य का कार्य करती है। जो है इसका यहाँ पर जो है आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो सीसा संचायक सेल का प्रयोग वाहनों में होता है, इन्वर्टर में होता है, सोलर सेल में होता है, आदि में किया जाता है। ठीक है, इसमें कई सारे सीसा संचायक सेल के श्रेणी क्रम में जोड़े होते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जो इन्वर्टर का बैटरी होता है, आप सबने देखा होगा बैटरी में जो है कई बैटरी जो है होते हैं इस तरह से। तो बैटरी में जो है प्लस माइनस को जोड़ा जाता है, और दोबारा से प्लस माइनस को जोड़ा जाता है, और एक किनारे जो है आपका प्लस हो जाता है और एक किनारे आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, यही श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो जो कि मैंने यहाँ पर बना भी दिया था आप सबको समझाने के लिए। और यहाँ चित्र में मैंने बता दिया है कि जो आपका एनोड है, एनोड पे प्लस चार्ज रहता है, हमेशा ध्यान रखना, और कैथोड पे माइनस रहता है। तो हमारा जो है एनोड पे ये कह रहा है कि लेड होता है पीबी, जो कि ऑक्सीकरण होता है, और जो कैथोड होता है वो पीबीओ होता है। ठीक है, पीबीओ होता है, वो आपका अपचयन होता है। ठीक है, अपचयन होता है, और ये आपका 2 नंबर का आता है पेपर में। अगर पूरा पूछता है तो 4 से 5 नंबर का आएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।